तो बच्चों थोड़ा मेरे गले में खराश है, पर आप लोग को चूंकि पढ़ाना जरूरी है इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, पढ़ाई पूरी मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर्स एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स, इसके बारे में। जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एटमॉस्फेयर, ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आज अब उनको डिस्कस करना है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो पहली चीज तो आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसकी जब प्रॉपर्टी समझा रहा था तब आपको बताया था सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है ना, c और c इज इक्वल टू n लैम्डा। तो c सबके लिए सेम कांस्टेंट, तो c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ n। अब यदि c कांस्टेंट है मतलब n इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। फ्रीक्वेंसी हाई जिसकी भी होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। इसका मतलब शॉर्ट वेवलेंथ की जो वेव्स होती है उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। होता ही है बच्चों कि जो डे टाइम है उसमें जब डे टाइम रहता है और अर्थ पर सन से एटमॉस्फेयर की वजह से केवल विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशंस यही अर्थ सरफेस पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इनको शुरू में आयनोस्फीयर और बाद में ओजोन लेयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, पहुंचने ही नहीं देती अर्थ सरफेस तक। अर्थ सरफेस तक क्या पहुंचती है? विजिबल लाइट, जिनकी प्रेजेंस की वजह से हम लोग देख पाते हैं, और इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड वेव्स, जिनकी वजह से हमको हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट महसूस होती है, अर्थ सरफेस वार्म बना रहता है। तो यही बस अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है, वो भी कौन सी? हाई एनर्जी वाली। हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं वो अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है और अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ सरफेस को वार्म मेंटेन रखती है। लेकिन नाइट टाइम पर जब सन नहीं होता है तब तक नाइट में यही अर्थ खुद हीटेड ऑब्जेक्ट हो जाती है। अर्थ या अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब जो डे टाइम में क्या कर रहे थे, सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे, नाइट टाइम में खुद सोर्स बन गए, खुद का टेम्परेचर इनका इंक्रीज हो गया, इसलिए खुद हीटेड ऑब्जेक्ट हो गए। तो नाइट टाइम पर ये जो सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन थी उन्हीं को एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करने लगे। लेकिन कौन सी ट्रांसमिट कर रहे हैं? जब आ रही थी तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स थी, शॉर्ट वेवलेंथ वाली, जिसको अर्थ में और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। जो ट्रांसमिट कर रही है वो कौन सी कर दी? कम एनर्जी वाली, ज्यादा एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली। अब कम एनर्जी वाली जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, कम एनर्जी मतलब कम फ्रीक्वेंसी,
और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब लॉन्ग वेवलेंथ। जब आ रही थी तो शॉर्ट वेवलेंथ, जा रही तो कौन सी, लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स, उनको ट्रांसमिट किया। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब एनर्जी इनमें कम है। तो ऐसी इंफ्रारेड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है और एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स है वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न आ जाती है अर्थ पर। और इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर नाइट टाइम में भी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता है। इसी को बच्चों बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए देखिए कभी भी आप जब ज्यादा क्लाउड्स होते हैं उस वक्त आपको अर्थ का टेम्परेचर या ठंड महसूस नहीं होगी। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, आपको समझना चाहिए। यदि मैं आपको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में बताना चाहूं तो आप चाहें तो सुन लीजिए। आपको जितना मैंने समझाया है मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में सुन लीजिए। द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म इवन एट नाइट because of the greenhouse effect. In daytime, out of the radiations coming from the sun, only the visible light and the infrared radiations of short wavelength could reach the earth's surface through the atmosphere, which make the earth's surface warm. Since each heated object emits out infrared radiations, therefore the earth's surface also emits out the infrared radiations of long wavelength. But these long wavelength infrared radiations emitted from the earth's surface cannot cross the atmosphere. Instead, they are reflected back to the earth from the clouds and the lower layers of atmosphere. Thus, the infrared radiations near the earth's surface increases the objects placed on the earth's surface becomes warm on absorbing them, and the earth's surface remains warm even during the night. Obviously, the cloudy nights are more warm because the clouds also reflect back the infrared radiations of long wavelength incident from the earth, thus keeping the earth's surface warm due to reflection of infrared radiations from the lower atmosphere is called the greenhouse effect. तो बच्चों ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो बच्चों जब आप लोग क्लास में पढ़ते हैं और आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप उनकी आवाज क्लासरूम तक आती है, क्लासरूम के बाहर नहीं जा पाती। या आप भी चौराहे पर खड़े रहते हैं और अपने फ्रेंड से कोई बाहर से निकल रहा है, दूर व्हीकल से जा रहा है, उसको देखकर चिल्लाते हैं तो भी आपकी आवाज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाती है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आप मान लीजिए सपोज इंडिया में, मान लीजिए सपोज दिल्ली में है और वहां पर किसी जगह पर खड़े हो जाए और चिल्लाएं तो आपकी आवाज बॉम्बे तक पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही जब आप मोबाइल से बात करते हैं तो आप बड़े धीमे भी बात करते हैं तो भी यदि आपने फोन अमेरिका में लगाया हुआ है आपके फ्रेंड को तो भी वो आपकी आवाज सुन लेता है। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली में जो साउंड वेव्स होती हैं, ऑडियोबल वेव्स, जो हम
जो मैं बोल रहा हूं, आवाज जो आप सुन रहे हैं, साउंड वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और इतनी लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, नो डाउट एनर्जी कम रहेगी, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट, इन लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स को, लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को यदि लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको ट्रांसमिट करना है, तो हम इन ऑडिबल वेव्स को, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पर, स्पेशली रेडियो वेव्स पर, माइक्रोवेव्स पर सुपर इम्पोज कर देते हैं, बिठाल देते हैं। अब ये जो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और बहुत हाई स्पीड से मूव करती हैं, लाइट की स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और ये ले जाती हैं साउंड वेव्स को अपने साथ बिठाल कर। इसी को बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलेशन। देखो मैं थोड़ा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यदि मान लीजिए सपोज आप अपने घर से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर कोई प्लेस है और वहां पर यदि आपको टीचर्स बोल दें या पेरेंट्स बोल दें कि जाओ यहां से वहां तक पैदल निकल जाओ, तो आप लोग को अपनी कैपेसिटी मालूम है, 15 किलोमीटर तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लेकिन आपके साथ कंडीशन है, मजबूरी है, इसलिए आप निकल तो गए हो, लेकिन रास्ते में आप क्या करते हो, यदि आपके जेब में, पहले तो आप कोशिश करते हो किसी से लिफ्ट लेने की। यदि किसी बाइक वाले ने लिफ्ट दे दिया, उस पर आप बैठ गए, तो बात बन गई, और नहीं बनी तो पता चला आपने ऑटो किया, ऑटो वाले को ठहराया, बैठ गए उसमें, और फिर वो 15 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। वहां जाने के बाद मतलब आपने बोला ठीक है हम पहुंच गए, आपके पास एनर्जी नहीं थी 15 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल जाने की, वॉक करते हुए पहुंचने की। आपने सपोर्ट लिया ऑटो का या बाइक का, क्योंकि आपको मालूम है बाइक या ऑटो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेट्रोल, और चूंकि पेट्रोल ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इसलिए आप उसमें बैठे और आप वहां तक पहुंच गए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपने क्या किया, जो साउंड वेव्स थी उनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनके पास एनर्जी ज्यादा थी, तो आपने जो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स है इन पर साउंड वेव्स को बिठा दिया, और फिर ये रेडियो वेव्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हुई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलेशन। आपके मोबाइल में बच्चों ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है। जब आप किसी को फोन लगाते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं, उस वक्त आपकी साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर सुपर इम्पोज होती, बैठती है, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करता है, जो फोन पिक करता, उठाता है, उसके उसमें रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा और फिर साउंड वेव्स को सेपरेट कर देता है और आप सुनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ऑडियोबल वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सपोर्ट लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो बच्चों जो रेडियो वेव्स है उनको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड। कभी कभी आप जो एफएम वगैरह सुनते हैं
तो उस पर जनरली उन लोग बताते हैं कि अभी आप इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव सुनाई दे रहे हैं मीडियम वेव बैंड पर या हाई वेव बैंड पर, इस टाइप से आप सेंटेंस सुनते हैं, तो वो यही है। मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड शॉर्ट में अपन एमएफ लिखते हैं। बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज। फिर सेकंड जो है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इसको अपन शॉर्ट में एचएफ करके डिनोट करते हैं। 3000 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में जो रेडियो वेव्स होती है, इनको अपन बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। थर्ड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इनको अपन VHF लिखते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट बच्चों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इसको अपन शॉर्ट में UHF से डिनोट करते हैं। ये 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स होती है। एंड लास्ट सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, तो इनको अपन SHF से डिनोट करते हैं। 3000 मेगाहर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होती है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को पढ़ना चाहिए प्रोपगेशंस ऑफ रेडियो वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स हैं, इनको हमको ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ती है। इन्हीं के ऊपर तो अपन ऑडियोबल वेव्स जो है उनको बिठाते हैं और ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो इन रेडियो वेव्स को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उन्हीं को अपन स्टडी करना चाहते हैं, प्रोपगेशंस ऑफ रेडियो वेव्स। तो बच्चों पहले ही समझा चुका हूं आप लोग को कि रेडियो वेव्स जो है उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हम ऑडियोबल वेव साउंड वेव्स को सुपर इंपोज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं। अब यदि मैं देखूं डिफरेंट मोड्स फॉर प्रोपगेशंस ऑफ रेडियो वेव्स, तो मेनली ये 3 मेथड्स हैं। ग्राउंड वेव मोड, सेकंड स्पेस वेव मोड एंड थर्ड स्काई वेव मोड। इन 3 प्रोसेस से, इन 3 मेथड से हम लोग रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, जिसको मैंने यहाँ डायग्राम पर शो किया है। ये आप अर्थ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से रेडियो वेव्स को रिसीविंग एंटीना तक फर्स्ट इसी मोड से ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें रेडियो वेव्स जो है वो अर्थ की जो कर्वेचर है उसके कारण टर्न होते हुए ट्रांसमिटिंग एंटीना से कहां पहुंचती हैं, रिसीविंग एंटीना तक। इसमें बच्चों जो हम वेव्स, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर पाते हैं वो 500 किलोहर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं, जिनको आप मीडियम वेव बैंड बोलते हैं। फिर सेकंड मोड है स्पेस, क्योंकि इससे अपन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वेव्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं। मतलब आप लोग जो पुलिसमैन के पास में जो देखते हैं या जो रेलवे गार्ड और स्टेशन मास्टर्स के हाथ में देखते हैं, टॉकी वॉकी टॉकी क्या बोलते हैं उसको, वही वो एक्चुअली में ग्राउंड वेव मोड के थ्रू रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अर्थ की कर्वेचर के वजह से एक्चुअली में रेडियो वेव्स एक डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक ट्रांसमिट की जाती है। सेकेंड है बच्चों स्पेस वेव मोड। स्पेस वेव मोड में हम लोग
फिर भी काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक वेव को ट्रांसमिट करते हैं, पर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है उसकी हम हेल्प लेते हैं। यहाँ ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रोपोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जब हमको मालूम है यहाँ पर जो भी मीडियम होगा वो कैसा होगा, डेंसर होगा, उसके ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, रेयरर होगा। एयर की डेंसिटी कम होती आती ना, तो रे कहां से कहा रही, डेंसर टू रेयरर। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा कर दें, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रेज क्या होने लगती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो उसी कॉन्सेप्ट की हम हेल्प लेते हैं और ट्रोपोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करवाकर हम रिसीविंग एंटीना तक रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करवाते हैं। तो चूंकि लोअर लेयर की हेल्प लेते हैं इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेस वेव मोड, जिसमें हम लोग जो ट्रांसमिट करवाते हैं उसमें हेल्प लेते हैं ट्रोपोस्फीयर, और इससे कौन से रेडियो वेव्स को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, अप टू 2000 किलोहर्ट्ज तक। ये भी एक प्रकार से मीडियम वेव बैंड के रेंज में ही आती है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेडियो वेव्स के क्लासिफिकेशंस बताए हैं। थर्ड मोड है बच्चों स्काई वेव मोड। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जो रेडियो वेव्स है वो आयोनोस्फीयर ने रिफ्लेक्ट करके ट्रांसमिट किए। अब आयोनोस्फीयर तो काफी हाइट पर है, इसलिए हम इन रेडियो वेव्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें स्काई वेव मोड में हम लोग हेल्प लेते हैं आयोनोस्फीयर की, और इससे बच्चों हम लोग 1500 किलोहर्ट्ज से लेके 40 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडियो वेव्स हैं उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था जिनको हम SWB शॉर्ट वेव बैंड बोलते हैं। तो ये जो 3 मेथड्स हैं इनको मैंने यहाँ डायग्राम पर शो किया है, लेकिन इसके अलावा टीवी सिग्नल्स होते हैं। टीवी सिग्नल्स को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे ट्रांसमिट करें। पहली चीज, टीवी सिग्नल्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बहुत ज्यादा, 100 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी। इतनी ज्यादा एनर्जी को आप आयोनोस्फीयर से भी नहीं ट्रांसमिट करवा सकते, क्योंकि ये एनर्जी की वजह से आयोनोस्फीयर को क्या कर देगी, पेनिट्रेट कर देगी, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा आयोनोस्फीयर। तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। उसमें से एक होती है जियो, हेल्प लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स होते हैं, हम लोग को मालूम है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम लोग सैटेलाइट्स की जो ब्लेड्स होती है, आपने देखा होगा कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स उस पर ऐसी ब्लेड्स होती है, वो बिहेव करती है एज अ रिफ्लेक्टर। वहां पर ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल्स जाते हैं और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर पहुंचते हैं रिसीविंग एंटीना पर। तो ये एक तो हम लोग सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और दूसरा जो है वो हम लोग टीवी टावर्स, बहुत ज्यादा हाइट्स के टीवी टावर इरेक्ट कर लेते हैं और उन टीवी टावर्स की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब कितने डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, यदि किसी पर्टिकुलर हाइट का टीवी टावर है उससे हम कितने डिस्टेंस तक सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पर एक्चुअल में हम लोग ये 2 मेथड यूज करते हैं, जिसमें से एक तो आपको पूरा पूरा सीधे सीधे समझ में आ गया है कि सैटेलाइट्स की हेल्प से। दूसरा टीवी टावर्स की हेल्प से किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, मैं उसको आपको डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि बहुत ऊंचे ऊंचे टीवी टावर्स बनाए जाते हैं, वहां पर ट्रांसमिटिंग एंटीना सेट किया जाता है, फिर वहां से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, रिसीविंग एंटीना तक पहुंचते हैं। रिसीविंग एंटीना मतलब डिस्क, तो वहां तक पहुंचते हैं। तो मान लीजिए ये जो है टीवी टावर है, उसकी हाइट है h, और इससे सिग्नल जो है वो d डिस्टेंस तक, ये अर्थ है, अर्थ
ये अर्थ, तो यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, डी डिस्टेंस तक पहुंच रहे हैं टीवी सिग्नल्स। ये डेफिनेटली टेंजेंशियल होंगे और यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर, तो ये हो गया रेडियस, ये भी अर्थ का रेडियस, ये टीवी टावर की हाइट h। एक्चुअली में प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ पर ये टीवी टावर जरा सी हाइट का होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको क्लियर समझ में आए इसलिए मैंने काफी हाइट दिखाई है, पर एक्चुअली में ये काफी स्मॉल है। अब यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये टेंजेंशियल जा रहे हैं सिग्नल्स, जो सिग्नल्स आएंगे जैसे एंटीना तक ऐसे आएंगे ना टेंजेंशियल, और टेंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। मतलब बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। आपको मालूम है हमेशा 90 की अपोजिट साइड जो होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है और 90 की अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो नो डाउट बाय पाइथागोरस थ्योरम r plus h square is equal to r square plus d square। यदि इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r square plus h square plus 2rh is equal to r square plus d square। तो नो डाउट r square कैंसिल हो गया और आपको मालूम है h जो है बहुत स्मॉल है किसके कंपेयर में, अर्थ के रेडियस के कंपेयर में। यहाँ पर आप देखो ये अर्थ का रेडियस है और उसका आप डबल कर रहे हो और ऐसे मल्टीप्लाई भी कर रही है, क्वांटिटी बहुत बड़ी है, उसके कंपेयर में ये h स्क्वायर को यदि आप ऐड करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो समुद्र का लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नो डाउट ये h स्क्वायर काफी स्मॉल है, तो आप इस h बहुत स्मॉल है r के कंपेयर में और इसलिए h स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बच रहा है 2rh इज इक्वल टू ऑफ d स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि d इज इक्वल टू रूट ओवर 2rh। यदि h हाइट का टीवी टावर आपने इरेक्ट किया हुआ है तो उससे कितने डिस्टेंस तक टीवी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको साइड व्यू दिखाया है, यदि आप इसी का टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें, तो आपको समझ में आना चाहिए ये टीवी टावर हो गया, टॉप दिखेगा उसका और यहां से सिग्नल्स आ जा रहे हैं डी डिस्टेंस तक, तो केवल इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो चारों तरफ जाएंगे ना, इस तरीके से पूरा एक सर्कुलर एरिया कवर कर लेगा जहां तक इस टीवी सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। तो ये एरिया कितना होगा ये अब आप बता सकते हो, जहां तक ट्रांसमिशन टीवी ट्रांसमिशन होगा, सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, ये एरिया होना चाहिए पाई इंटू ऑफ डी स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर, मतलब बच्चों 2rh। तो h हाइट के टीवी टावर से कितना एरिया कवर होगा जहां तक टीवी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है बच्चों जो है प्रोपगेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स। ये अभी तक आप रेडियो वेव्स की बात कर रहे थे, आप माइक्रोवेव्स के लिए, तो जो माइक्रोवेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताई हुई है, टेबल बनवाया था, बताया था, उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज टू 3 into 10 to the power 11 हर्ट्ज। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है एनर्जी, तो इनको ट्रांसमिशन के लिए बच्चों हम लोग राडार की हेल्प लेते हैं। आपको मालूम है राडार की हेल्प, राडार वगैरह कहाँ यूज में लिया जाता है, कोई दुश्मन है और उसका प्लेन हमारे एरिया में आ रहा है तो वो राडार की हेल्प से ही पता किया जाता है। आपको मालूम है राडार इस तरीके से ऐसा ऐसा सा चारों तरफ रोटेट होता रहता है, कभी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में दिखाते हैं, तो वो राडार से एक्चुअली में माइक्रोवेव्स जाती हैं और यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लेन है कोई, तो उस पर जाके तुरंत रिफ्लेक्ट होकर आती है बहुत हाई स्पीड से, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड।
तुरंत यहाँ पर जो रिसीवर है जब रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो हमारा जो सेंसर है वो उसको कैच कर लेता है, कंप्यूटर रीड कर लेता है कितने डिस्टेंस पर कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई प्लेन है, यहाँ से हम फायर करते वो उड़ जाता है। तो ये एक्चुअली सिस्टम होता है राडार का, इससे माइक्रोवेव जो है उनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया किस तरीके से हम रेडियो वेव्स को और माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। डिफरेंट मोड्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, और मैं साइड में भी हट गया हूँ, आप वीडियो जो है उसको पॉज करके पूरा देख सकते हैं और जो भी आपका बोर्ड पर है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स, लाइट के नेचर के बारे में। आप लाइट को पकड़ कर देखिए, आप सोचिए लाइट किस चीज की बनी हुई है, तो उसी के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।